हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने मानव शरीर तंत्र में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उसके नाम से ही आप लोग देख पाए, उत्सर्जन मतलब किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। इसका अर्थ होता है बाहर निकालना। शरीर के अंदर जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं खासकर उनको बाहर निकालने के जो तंत्र उपयोग आते हैं उनको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिसमें से मुख्य किडनी होता है, जिसके चित्र आप लोगों को बाजू में दिख रहे हैं। ये किडनी की पोजीशन है हम लोगों की बॉडी में, और ये किडनी का अंदर वाला भाग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो उत्सर्जन या एक्सक्रीशन क्या होता है? तो जीवों के शरीर से, मतलब हम लोगों के शरीर से उपापचयी मतलब मेटाबॉलिज्म प्रक्रम सिस्टम से, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रम से या सिस्टम से बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन, मतलब उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन या एक्सक्रीशन है। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से। तो मुख्यतः नाइट्रोजन पदार्थों का हमें उत्सर्जन करना पड़ता है, ठीक है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है। नंबर 1 पे कौन आपको याद रखना? वृक्क या किडनी, त्वचा या स्किन, यकृत या लीवर, फेफड़ा और लंग्स। तो ये 4 जो है मुख्य रूप से हम लोगों की बॉडी के उत्सर्जन तंत्र वाले अंग माने जाते हैं, जिनके द्वारा किसी न किसी चीज़ को बाहर फेंका जाएगा। तो इन्हीं भी चीज़ों पे हम थोड़ा सा विशेष अध्ययन करेंगे। रीजनिंग के पेपर में इनको किसी 3 वहाँ सीधा ऑप्शन क्वेश्चन मिलेगा, निम्न 4 में से कोई 3 समान है, एक असमान है। तो वो लोग यहाँ से किसी न किसी को रिप्लेस करके यहाँ पे समझो हृदय वगैरह, दिल वगैरह डाल देंगे, और ये इन 4 में से कोई 3 डाल देंगे। तो आप लोगों को इन चारों को एक ग्रुप का मानना है, क्योंकि ये चारों किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो नंबर 1 पर हम लोग वृक्क या किडनी पढ़ेंगे। तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में, मैमल्स में मुख्य रूप से एक जोड़ा या 1 पेयर उत्सर्जी अंग के रूप में वृक्क या किडनी पाई जाती है। तो एक जोड़ा मतलब गिनती में 2 होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में संबंधित होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, इसलिए इनको 1 पेयर कहते हैं। इनका वजन कितना होता है? तो आप बोलेंगे 140 ग्राम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को आप क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाहरी भाग को आप कॉर्टेक्स कहेंगे, जबकि भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। तो जो बाहरी भाग है, जो बाहर की ओर दिखता है आपको, उसको हम लोग क्या कह देंगे? कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को हम लोग क्या कह देंगे? मेडुला कह देंगे। इस किडनी के इस प्रत्येक वृक्क या किडनी पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 30 lakhs, तो 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाएँ होती हैं। और वृक्क नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हम लोगों का किडनी संबंधित चैप्टर में। तो यहाँ पे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको 140 ग्राम रट के जाना है, थोड़ा सा ये वाला 1 करोड़ 30 लाख, और तीसरा हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन तीसरा वाले बोल रहे हैं हम, पर सबसे इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब जितने नेफ्रॉन्स काम करते रहेंगे आपकी किडनी उतनी अच्छी मानी जाएगी, जितने नेफ्रॉन्स बंद होते रहेंगे उससे किडनी धीरे धीरे बेकार होती चली जाती है। तो नेफ्रॉन्स ही काम करते हैं किसी चीज़ को छानने का। तो नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहा है। तो प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा इस टाइप की संरचना होती है, ठीक है, प्यालीनुमा संरचना होती है, जिसे आप क्या कहते हैं? बोमैन संपुट कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। तो कॉर्टेक्स और मेडुला भी किससे संबंधित है? हम लोगों के किडनी से संबंधित शब्द हैं। सीधा क्वेश्चन एक यही बनता है, कॉर्टेक्स और मेडुला का संबंध किससे? तो आप लगाए किडनी। आगे जाके हम लोग एड्रीनल ग्रंथि पढ़ेंगे। तो एड्रीनल ग्रंथि जो है इन्हीं कॉर्टेक्स और मेडुला के ही आसपास उपस्थित होती है, ऊपर उपस्थित होती है। तो वहाँ पे ये शब्द आपको फिर से सुनने को मिलेंगे। आगे बढ़ते रहते हैं। तो किडनी के पास कुछ चौड़ी अभिवाही धमनिकाएँ होती हैं जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुँचाती हैं, ठीक है, और कुछ पतली अभिवाही धमनिका होती है जिनके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छे से वापस ले जाया जाता है। और ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? परानिस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो एक ग्लोमेरुलस नाम की कोशिकाएं पाई जाएंगी हमारी किडनी में, जिनसे छनकर बोमेन संपुट तक की गुहा तक यदि हमारा कोई भी पदार्थ पहुंचेगा, उस घटना को हम लोग क्या नाम दे देंगे? परानिस्यंदन या परानिस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो उतने खास टॉपिक नहीं थे ये, लेकिन तब भी हमने इसे शेयर किया, क्योंकि एक शब्द ये बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है कि ग्लोमेरुलस कोशिकाओं की तरफ से छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुँचने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? तो आप बोलेंगे परानिस्पंदन। क्योंकि किडनी का मेन काम है शरीर के अंदर द्रव पदार्थों को छानना।
तो विभिन्न जंतु और उनमें उत्सर्जन अंगों की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक कोश की जंतु जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या प्रोटोजोआ पढ़ा था, तो उसमें कौन इनके द्वारा जो उत्सर्जन होगा किस क्रिया से होगा, तो आप बोलेंगे विसरण मतलब डिफ्यूजन के द्वारा। ये अपनी कोशिका, ये अपने शरीर से जो विभिन्न पदार्थों को है अपने आप ही वायु दाब के अंतर के कारण अंदर बाहर करते रहेंगे। फिर पॉलीफेरा संघ के जंतु आपने पढ़े थे, तो पॉलीफेरा के पास एक विशिष्ट नलिका तंत्र थी। हम लोगों ने देखा था कि पॉलीफेरा संघ की पहचानी छिद्रयुक्त शरीर था। उनके शरीर पर इस प्रकार से नलिकाएं पाई जाती थी, है ना। फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा तो सीधे कोशिकाओं के द्वारा, तो उनके पास कुछ फ्लेम सेल्स टाइप की चीज़ें थी जिनको आप सीधे कोशिका द्वारा बोल सकते थे। चट्टेक्रमी के पास भी कुछ फ्लेम कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं थी, ठीक है। उनके द्वारा उत्सर्जन होता है, मतलब अपनी पची हुई चीज़ों को बाहर निकालते हैं। एनलेडा संघ के जो जंतु उनके पास वृक्कक या नेफ्रेडिया नाम की चीज़ बनती थी। वृक्क ना बोलकर उसको हम लोग वृक्कक बोलें ज़्यादा अच्छा, हिंदी मीडियम में वृक्कक लिखा आता है, इंग्लिश में नेफ्रेडिया लिखा आता है। आर्थ्रोपोड से आर्थ्रोपोडास के द्वारा पास एक मेल पीगियन नलिका या ट्यूब्स होती है, इनके द्वारा अपने पचे हुए भाग को ये बाहर निकाल फेंक देंगी। मोलस्का के पास केवल मूत्र रंग होता है, जिससे मोलस्का जगत में ऑक्टोपस आता था, ठीक है। उसके पास केवल मूत्र रंग होता है जिससे वो अपनी सभी चीज़ों को बाहर निकाल लेगा। और कशेरुकीस में हम लोगों के पास मुख्य रूप से क्या होगा, वृक्क होगा, जिसके द्वारा हम लोग मुख्यतः अपने पचे हुए पदार्थों को बाहर निकालेंगे। तो इसको भी आप लोग थोड़ा डिसाइड कर लेना, यानी क्या बोलते हैं, रिवाइज कर लेना और एक बार देखना। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। और थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये मोलस्का, और तीसरा इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये है। तो इनको आप लोग याद रख सकते हैं और आसानी से रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते रहते हैं। तो वृक्क के कुछ कार्य पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त के प्लाज्मा को छान कर शुद्ध हो जाना। रक्त के कौन से भाग को छानना इनका काम है, प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा को छान कर शुद्ध बनाते हैं, अर्थात इनमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना अपनी किडनी या वृक्क का प्रमुख काम होता है, ठीक है, मूत्र के द्वारा। ये दो चीज़ तो वैसे आप लोग समझते हैं। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है, मतलब हमारी किडनी में जो खून है अन्य अंगों की अपेक्षा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसको छानना भी है उसको, ठीक है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर या ml, अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निष्पन्न मतलब फिल्ट्रेट होता है। पीछे हमने अभी आपको फिल्ट्रेट की छोटी सी कहानी बताई थी, ठीक है। और इनमें से इनके द्वारा प्रतिदिन 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, ठीक है। बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। मतलब यदि हम लोग दिन भर में 180 लीटर चीज़ को छान रहे हैं, तो उस 180 लीटर में से केवल 1.45 लीटर तो हम लोग बाहर निकाल देंगे, बाकी चीज़ जो है वापस रीएब्जॉर्ब कर ली जाएगी, मतलब पुनः निस्पंद कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी। मूत्र का संगठन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, जिसमें 95% तक जल होता है, 2% लवण होते हैं, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल मुख्यतः पक्षियों के कहने को उत्सर्जन अंगों से निकलने वाला तत्व माना जाता है। तो हम स्तनधारियों की बॉडी से भी थोड़ा बहुत निकलता है। मूत्र का रंग कैसा मानना है आपको, हल्का सा पीला मानना है, वैसे कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, उसमें उपस्थित एक वर्णक या पिगमेंट होता है, इसका नाम क्या है, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ये भी काफ़ी पुराना और ईजी फैक्ट है। और यूरोक्रोम जो होता है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, मतलब डिफ्यूजन से बनता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मूत्र जो होता है किस प्रकृति का होता है, तो आप बोलेंगे अम्लीय प्रकृति का, यानी एसिडिक नेचर का होता है। और इसकी पीएच वैल्यू लगभग में कितनी मानते हैं, तो आप बोलेंगे 6 मानते हैं। तो कुछ किताबें 5.5 से 6.5 भी लिखती हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन याद रखना है, बाकी एग्जैक्ट में 6 आपको याद रखना है। 7 से कम मतलब अम्लीय। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों को, मुख्यतः ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो उनको छानना है। उसके साथ साथ वो पेनिसिलिन, मतलब यदि हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसको पचाने की क्षमता भी, उसके पचाने की जिम्मेदारी भी किसकी, किडनी की है। तो इसलिए दवाइयाँ खाने से किडनी कमजोर होती है, ऐसा बोला जाता है। तो पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक भी किसको पचाने पड़ते, किडनी को पचाने पड़ते हैं। और कुछ मसालों का उत्सर्जन, बाकी मुख्यतः मसालों का उत्सर्जन तो कौन कर देगा, फेफड़ा भी आगे जाके पड़ेंगे हम लोग। कुछ मसालों का उत्सर्जन का ठेका भी किसको लेना पड़ता है, किडनी को लेना पड़ता है। इसलिए मसालेदार खाने जो होते हैं हम लोग की बॉडी को कहने को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ये आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है। वृक्क में बनने वाला एक पथरी, ठीक है, जिसको आप लोग स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। तो वृक्क में बनने वाला पथरी किस चीज़ का बना, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम मतलब चूने जैसा कोई पदार्थ, लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ना होकर कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है।
तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट आपको जो थोड़े से नए लगेंगे, तो हम उससे बताते हैं भैया प्रति मिनट 125 ml, लेकिन दिन भर में 180 लीटर मूत्र टाइप की चीज़ किडनी द्वारा यहाँ से वहाँ बाईपास की यानी पास की जाती है, जिसमें से 1.45 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, बाकी फिर से वापस किडनी द्वारा सोख लिए जाते हैं। 95% तक जल होता है इसमें, हल्का पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम किससे बनता है, तो आप बोलेंगे हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय, पीएच मान 6 है, ठीक है। और किडनी के काम क्या है, तो नाइट्रोजन पदार्थों को तो पचाना ही, साथ में पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को भी पचाना है। और पथरी जो होती है किडनी के अंदर वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। हमने पीछे जहाँ तक आपको बताया था कि एक प्रकार की पथरी बनती है किडनी में यानी अपने वृक्क में, और दूसरे प्रकार की पथरी बनती है हम लोगों के गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में। तो हम लोगों का दूसरा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है त्वचा, ठीक है। तो त्वचा क्या है, त्वचा में पाई जाने वाली तेली ग्रंथियाँ और सूज ग्रंथियाँ। तो तेली ग्रंथियाँ किसका, तो आप बोलेंगे तेली ग्रंथियाँ, तो तेली ग्रंथियाँ किसका, तो आप बोलेंगे सीबम का। और सूज ग्रंथियाँ किसका, तो पसीने का। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो पसीने का मतलब स्वेट का ही, और तेली मतलब ऑयली स्वेट्स जो हैं वो सीबम का। तो सीबम क्या है, तो आप हम लोगों को पता है कि हम लोग की बॉडी से पसीना तो लगातार निकलता ही रहता है। तो वो तो पसीना मतलब पसीना निकलेगा किससे, सूज ग्रंथियों से। और जो चीज़ हम लोग जब किसी चीज़ को छूते हैं तो फिंगरप्रिंट बनते हैं, ठीक है। आप लोगों को शायद इस पर भी देख सकते हैं फिंगरप्रिंट जो बनते हैं। तो फिंगरप्रिंट बनाने वाली चीज़ कौन सी, तो आप बोलेंगे तेली ग्रंथियों से निकला हुआ सीबम ही फिंगरप्रिंट बनाता है। तो पसीना तो सामान्यतः गर्मी के टाइम पे बस निकलता है, लेकिन सीबम जो है लगातार हम लोग की बॉडी से निकलता रहता है। तो त्वचा के द्वारा इन चीज़ों का उत्सर्जन किया जाता है, जिसके द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का भी उत्सर्जन कर दिया जाता है बॉडी से। और त्वचा के पास इस प्रकार से रचना होती है। तो इस त्वचा को सबसे पहले स्किन होती है, फिर हल्की सी मांसपेशी होती है, उसी के अंदर नीचे से रोमम होते हैं, फिर नीचे से हम लोगों का ये मेन बेस शुरू होता है, उसके जस्ट नीचे फिर हम लोगों को हड्डी मिलेगी। चलें आगे, यकृत या लीवर। तो यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम लोग पीछे पढ़ा था कि अमोनिया जो होता है हमारे शरीर के लिए एक विषैला पदार्थ है, तो उस विषैले पदार्थ को यकृत, ठीक है, बीच में त्रिभुज के आकार का लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के आकार का जो आकृति दिखती है हम लोगों को, ये हम लोगों की क्या होती है, लीवर होती है, यकृत होती है। तो इसका उत्सर्जन के रूप में एक मुख्य कार्य, पाचन क्रिया में तो भाग ले ही रहा था वो पीछे, लेकिन यहाँ पर उत्सर्जन क्रिया में उसका मेन काम होता है कि एक्स्ट्रा जो अमीनो अम्ल हैं और अमोनिया हैं उनको किस में चेंज कर दो, यूरिया में, ताकि बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना होना पाए, ठीक है। आगे चलेंगे, और हम लोगों का अगला उत्सर्जन अंग है फेफड़े या लंग्स। तो लंग्स मतलब ये हम लोग की जो छाती के अपर भाग में एकदम यहाँ से लगे होते हैं, एकदम कंधे की, ये देखिए कंधे की स्कैपुला हड्डी से शुरू हो जाते हैं, एकदम ऊपर होते हैं फेफड़े या लंग्स। तो ये गैसीय पदार्थों का मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं, गैसीय पदार्थ। जो भी हम लोग के शरीर में एक्स्ट्रा या फिर हानिकारक गैसीय पदार्थ जाएंगे उनका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाएगा, फेफड़ों का। फेफड़ों के द्वारा जैसे कि कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि एक्स्ट्रा जलवाष्प हम लोग की बॉडी में प्रवेश करेगी तो जलवाष्प का उत्सर्जन भी कौन करेगा, ये हमारा फेफड़ा ही कर देगा। और कुछ पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज और मसाले जैसे वाष्पशील घटक, मतलब यानी जो वाष्पशील आसानी से मतलब यानी क्या बोलते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनका उत्सर्जन भी किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बोलेंगे फेफड़ों या फिर लंग्स के द्वारा किया जाता है। तो मुख्यतः फेफड़ों के द्वारा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। लिक्विड पदार्थों का उत्सर्जन सामान्यतः मानते किडनी के द्वारा, और ठोस पदार्थों का उत्सर्जन मानते हैं सामान्यतः बड़ी आंत के द्वारा। तो बड़ी आंत हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भैया उत्सर्जन तंत्र खत्म होता है, जहाँ मुख्य रूप से वृक्क, त्वचा, उसके बाद अपना यकृत और क्या बोलते हैं ये लास्ट में फेफड़े। उसके अलावा हम लोगों को एक और अपने मन से याद रखना है क्या, तो बड़ी आंत, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन सब के द्वारा हम लोगों के शरीर में उत्पन्न होने वाले, बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को अपनी विभिन्न विधियों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो कुछ खास कठिन का टॉपिक नहीं है, पर इम्पोर्टेंट बहुत है। तो जो छोटे छोटे से इफेक्ट हमने आपसे शेयर किए, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इनको आप लोग रिवाइज कीजिए। और तब भी आपको लगता है सर आपको कुछ कमी दिख रही है हम लोग इसमें, तो हम लोगों से कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।